नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो लास्ट समय के लिए पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उनको हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपके पीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लगभग इसमें पूरी तरह से एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं होंगी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। कांग्रेस की स्थापना से लेके आज़ादी तक के सभी इवेंट्स को हम एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कम से कम आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना की। तो वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पर? तो बम्बई में एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी ए.यू. ह्यूम के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बंगाल का विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को होता है। डेट एकदम एग्जैक्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा। कर्जन उस समय क्या था? तो कर्जन उस समय वायसराय था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पर? तो ढाका में। कहाँ पर? लोकेशन भी आप याद कर लीजिएगा। ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो आगा खां, इसके बाद ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। आगा खां, इसके बाद ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन मुल्क, इन तीनों के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा सलीमुल्लाह जो ढाका के नवाब थे, इसके मुख्य संस्थापक माने जाते हैं। मतलब मुस्लिम लीग के जो मुख्य संस्थापक है सलीमुल्लाह को माना जाता है। इसके बाद आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन भी होता है। तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और इसी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के बीच में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, इसी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और बंगाल विभाजन रद्द कब होता है? तो बंगाल विभाजन आपका 1911 का जो दिल्ली दरबार होता है उसमें रद्द किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तथा उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था उस समय वायसराय था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आता है? 1909 में आता है आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसकी एक खास बात आप याद रखिएगा, इसका जो मेन पॉइंट था जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है, इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की भी व्यवस्था की थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल है उसकी व्यवस्था की गई थी। और गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? आपसे पूछा जा सकता है कि जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना होती है अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में। तथा किसके द्वारा की जाती है? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। सोहन सिंह भाखना जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बनते हैं। और कांसीराम जो है इसके कोषाध्यक्ष बनते हैं गदर पार्टी के। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसके बाद एक चीज़ और आपसे गदर पार्टी के बारे में पूछी जा सकती है, और इसके द्वारा जो पत्रिका का प्रकाशन किया गया था आपसे पूछा जा सकता है। तो गदर पार्टी के द्वारा जो पत्रिका थी वह निकाली जाती थी गदर नाम से। आप याद देखिए, गदर पार्टी के द्वारा गदर नाम से ही पत्रिका निकाली जाती थी। स्टार्टिंग में यह साप्ताहिक
साप्ताहिक रूप से यह छपती थी, तब स्टार्टिंग में इसका जो पहला अंक था वह उर्दू में निकाला गया था। पहला इसका जो अंक था उर्दू में निकाला गया था, तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। लेकिन बाद में यह गुरुमुखी में छपने लगी थी। तो पहला अंक अगर आपसे पूछ ले कि गदर पत्रिका का जो पहला अंक था वह किस भाषा में निकाला गया था, तो उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था इसका पहला अंक गदर पत्रिका का। और तिलक की होम रूल लीग और एनी बेसेंट की होम रूल लीग दोनों अलग अलग थी, तो आपको पता होने चाहिए। तिलक ने सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की, फिर उसके बाद में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तो तिलक की पहले थी और 1-2 महीने के अंतराल पर जो है और एनी बेसेंट ने भी अपनी होम रूल लीग की स्थापना कर ली थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16 अप्रैल 1916 को जो है बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया था। तो ये चीज़ आप यहाँ देखिएगा। और इनके होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र क्या क्या था तिलक के, तो इनके होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र में सभी एरिया नहीं था, मुंबई को छोड़कर। आप यहाँ देखिएगा महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर जो अन्य एरिया थे ये तिलक के लीग के अंतर्गत आते थे। इसके बाद मध्य प्रांत और बरार ये कार्यक्षेत्र हुआ करता था तिलक की होम रूल लीग का। तो ये चीज़ आप यहाँ देखिएगा, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, मुंबई में जो है इनका कार्यक्षेत्र नहीं होता था तिलक के होम रूल लीग का। इसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा जॉर्ज अरुंडेल को जो है इस लीग का सचिव बनाया गया था। तिलक वाली जो होम रूल लीग थी उसका जो सचिव है जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर बाकी शेष भारत में एनी बेसेंट के लीग का कार्यक्षेत्र हुआ करता था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है और 1916 में जो है कांग्रेस का एकीकरण पुनः से हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है दिसंबर 1916 में, इसमें कांग्रेस जो 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी, गर्म दल और नरम दल, पुनः यह एक हो जाती है। कांग्रेस जो है आप याद रखिएगा, कांग्रेस पुनः एक हो जाती है, यानी कि जो गर्मपंथी थे जो बाहर कांग्रेस से हो गए थे वे पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं। तो पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है। इसके बाद एक मुख्य इवेंट और आपको याद रखना है जो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से रिलेटेड है, वह कौन सा है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भी इसी सेशन में ही होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था यह दिसंबर 1916 में होता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो अध्यक्षता है अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा की गई थी। इसमें 2 चीज़ें खास हैं जो आपको याद रखनी है। पहली क्या खास बात इसमें है, गर्मपंथियों की जो है कांग्रेस में पुनर्वापसी होती है, यानी कि कांग्रेस जो 2 धड़ों में बट गई थी पुनः एक हो जाती है। और दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात यह है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता होता है, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो जिन्ना और तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कराने में। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तथा इसी लखनऊ अधिवेशन में ही ये चीज़ आप याद रखिएगा, यह जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 का, इसी लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल की मुलाकात जो है महात्मा गांधी से होती है। और महात्मा गांधी को और राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का न्योता दिया था, क्योंकि चंपारण में उस समय किसानों के साथ बहुत सी जो ज्यादती अंग्रेजों के द्वारा की जाती थी। 3 कठिया व्यवस्था उस समय चंपारण में चल रही थी। 3 कठिया व्यवस्था के कारण जो किसान थे बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। तो किसानों की तकलीफ़ों को राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को इसी लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही सुनाया था, जिसके बाद महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मॉन्टेग्यू की घोषणा कब होती है? तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा मॉन्टेग्यू सुधार जो था चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था यह कब आता है?
तो यह आप बताएंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब होता है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। रॉलेट एक्ट कब आता है, तो रॉलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 को आता है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा जाता था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें क्या प्रावधान था, इसमें मेनली प्रावधान था कि जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, वह किसी व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसी कारण से इस एक्ट को, इस कानून को बिना वकील का, बिना अपील का एवं बिना दलील का कानून कहा जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो रॉलेट एक्ट के बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी की भारत वापसी कब होती है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की भारत वापसी होती है। इसी कारण से 9 जनवरी का जो दिन है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में होता है। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब होता है, तो 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है। 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है तथा यह किसानों से की समस्याओं से रिलेटेड था। अहमदाबाद मिल हड़ताल आपकी 1918 में होती है और खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में ही होता है। लेकिन सबसे पहले आपका चंपारण होता है, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, फिर उसके 1-2 महीने बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो ये आपको सीक्वेंस में सजाने को दे सकता है। तो आप याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा होता है तथा ये तीनों जो इवेंट्स थे ये महात्मा गांधी के द्वारा लीड किए गए थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट इवेंट आपके सामने है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित कब होती है, तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 28 मई 1920 को तथा यह हंटर कमीशन किस लिए बनाया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर कमीशन बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट को 20 मई 1920 को सौंपा था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इस हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है, मतलब इस हंटर कमीशन में 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हंटर कमीशन बनाई गई थी जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए, इसमें 3 भारतीय सदस्य कौन कौन से थे, तो चिमनलाल सीतलवाड़ हो गए, सुल्तान अहमद हो गए और जगत नारायण। ये 3 भारतीय सदस्य थे जो हंटर कमीशन में शामिल किए गए थे। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। और इसी दिन 1 अगस्त के दिन जब आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। चौरी चौरा कांड कब होता है, तो चौरी चौरा कांड होता है आपका 4 फरवरी 1922 को तथा इसी चौरी चौरा कांड के बाद ही 1 हफ्ते बाद लगभग महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। चौरी चौरा नामक स्थान आपको कहाँ पर मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिलेगा। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया था तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो गुजरात के बारदोली में। आप याद रखिएगा, गुजरात के बारदोली में इन्होंने बैठक की तथा इसी बैठक के दौरान इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन फिर इसके बाद होता है 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है। किसके द्वारा मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, तो आप याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और CR दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास के, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा मिलकर, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है जनवरी 1923 में। कहाँ पर, तो इलाहाबाद में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे CR दास और इसके महामंत्री बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री बनाए गए थे।
और इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट इवेंट आपके सामने है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है HRA की स्थापना के बारे में। ये क्रांतिकारी आंदोलन के सेशन में आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। तो 24 अक्टूबर 1924 को 24 अक्टूबर 1924 को HRA की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 24 अक्टूबर 1924 को HRA की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ही मिलकर काकोरी कांड किया था 9 अगस्त 1925 को। अब आपको पता होगा, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो काकोरी कांड में हुआ क्या था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर, जो लखनऊ से थोड़ा सा पहले यह स्थान आपको मिलेगा, काकोरी नामक स्थान जो है लखनऊ से थोड़ा सा पहले आपको मिलेगा। तो काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, आप याद देखिएगा, अंग्रेजों की खजाने की यह गाड़ी जा रही थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। तो इसी ट्रेन को रोककर जो है लूटपाट की घटना की गई थी और HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसको हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस घटना के पश्चात अंग्रेजों ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई तथा अन्य को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। फिर इसके बाद कुछ सालों के बाद इसमें एक मतलब दोबारा से इसका पुनर्गठन किया जाता है और फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की जाती है। सितंबर कहाँ पर? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, यहीं पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है सितंबर 1928 में। किसके नेतृत्व में? तो चंद्रशेखर आज़ाद के, आप याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की जाती है। इसमें अन्य सदस्य भी थे, जैसे बिजोय कुमार सिन्हा हो गए, शिव वर्मा हो गए, दुर्गा भाभी हो गई, भगवती चरण बोहरा हो गए, सुखदेव हो गए, भगत सिंह हो गए, जयदेव कपूर हो गए। ये अन्य क्रांतिकारी भी इसमें सम्मिलित थे और इसके स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1928 को की गई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। और साइमन कमीशन भारत कब आता है? मतलब भारत कब आता है? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। तथा साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। तथा साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुँचा था? तो बम्बई पहुँचा था। बम्बई जैसे ही यह पहुँचा था तो इसका बहुत ही बड़ी मात्रा में विरोध किया गया था। इसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है? 30 अक्टूबर 1928 को। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। तथा साइमन कमीशन का इतना विरोध क्यों किया जा रहा था? तो साइमन कमीशन को हम वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। आप याद देखिएगा, साइमन कमीशन को हम वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था, जिस कारण से इसका विरोध किया जा रहा था भारत में। इसके बाद सॉन्डर्स की हत्या की गई थी 17 दिसंबर 1928 को, क्योंकि इसी ने जो है साइमन कमीशन का विरोध करने वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था, जिसके कारण लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तथा लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही सॉन्डर्स की जो है हत्या कर दी जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि सॉन्डर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप सभी लोग देंगे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, काफ़ी महत्वपूर्ण ये घटना थी अपनी तरह की। तो केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की जो घटना थी यह कब हुई थी? 8 अप्रैल 1929 को। आप याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया जाता है। किसके द्वारा? तो भगत सिंह और किसके द्वारा? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दो क्रांतिकारियों ने मिलकर केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम विस्फोट किया था। क्यों किया था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है 8 अगस्त 1928 को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट आपकी 8 अगस्त 1928 को प्रकाशित होती है। तथा नेहरू रिपोर्ट को तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद बारदोली आंदोलन आपका अक्टूबर 1928 में होता है। कांग्रेस का लाहौर सेशन आपका दिसंबर 1929 में होता है और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है कांग्रेस के द्वारा। तथा कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रथम स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। प्रथम स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा थी यह 26 जनवरी 1930 को की गई थी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जिन्ना की जो 14 सूत्री मांगे थी, इनको ये कब की गई थी? तो जिन्ना के द्वारा जो 14 सूत्री मांगे थी ये की गई थी मार्च 1929 में। लॉर्ड इरविन की घोषणा होती है अक्टूबर 1929 को। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। लॉर्ड इरविन की जो घोषणा थी वह 31 अक्टूबर 1929 को होती है। इसके बाद दिल्ली घोषणा पत्र आपका होता है 2 नवंबर 1929 को। दिल्ली मतलब और इसको हम दिल्ली मैनिफेस्टो के नाम से भी जानते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा 1929 में होता है। इसके बाद नमक सत्याग्रह कब होता है? तो नमक सत्याग्रह आपका 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है दांडी मार्च के रूप में, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वह 12 नवंबर 1931 से लेके जनवरी 1931 तक चलता है। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चलता है। और तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। इसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तथा ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड जो था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब यह तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तथा इसी समझौते के वक्त ही गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, इसी पैक्ट के दौरान ही गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद कराची सेशन कब होता है कांग्रेस का? 29 मार्च 1931 को कराची का सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता की जाती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 29 मार्च 1931 को कराची का अधिवेशन होता है। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब होती है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है। 23 मार्च का दिन हम भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कब स्टार्ट होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सेकेंड फेज है, दूसरा चरण है, यह 1 जनवरी 1932 को स्टार्ट होता है। ज़्यादा समय तक यह सेकेंड फेज नहीं चलता है क्योंकि सारे महत्वपूर्ण नेताओं को जो है इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके
कारण यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज था उसको जल्द ही समाप्त कर दिया जाता है, वापस कांग्रेस के द्वारा ले लिया जाता है। और सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा थी और जिसको हम बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा थी और यह की जाती है 16 अगस्त 1932 को। ये चीज़ आप याद रखिएगा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को की जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत जो है भारत में जो विभिन्न भारतीय समुदाय थे उनको विधानमंडल में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है अलग अलग समुदायों को अलग अलग प्रतिनिधित्व देने के लिए इस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932 को। तो ये चीज़ आप याद रखिए, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसके बाद पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को। ये चीज़ आप याद देखिएगा, 24 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बता दिया है, नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक चलता है आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है मई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में होता है और इसके संस्थापक कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाती है 1934 में। इम्पॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की जाती है, 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आपको पता होगा 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है इसमें कुछ मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। इसी को हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। और कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद ये कांग्रेस से बाहर हो जाते हैं और कांग्रेस से बाहर होने के बाद मई 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के पश्चात ही मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया था। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। याद रखिएगा आप, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 का जो दिन है यह मनाया था जो है मुक्ति दिवस के रूप में। तो आप इसे याद रखिए, क्यों मनाया गया था, तो कांग्रेस की जो मंत्रिमंडल थी इसने जो है पूरी तरह से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसी कांग्रेस ने जिस दिन कांग्रेस के पूरे मंत्रिमंडल ने जिस दिन त्यागपत्र दे दिया था उस दिन को BR अम्बेडकर तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पाकिस्तान की मांग की गई थी 24 मार्च 1940 को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 24 मार्च 1940 को लाहौर सेशन होता है मुस्लिम लीग का और इसी लाहौर सेशन में ही जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी, इसी में जो है पाकिस्तान की मांग की जाती है। अगस्त प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1940 को आता है, अगस्त प्रस्ताव। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आता है। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत आता है। तो इसको आप याद देखिएगा तथा इसको जो है महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखिएगा आप, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया और इसको महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा तथा 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया जाता है और 9 अगस्त 1942 को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर थे उनको गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैद कर दिया जाता है। तो 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। आप याद देखिएगा, 9 अगस्त को ब्रिटेन की सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी महत्वपूर्ण लीडर को जेल में बंद कर दिया। राजगोपालाचारी फार्मूला आपका 1944 में आता है। राजगोपालाचारी फार्मूला आपका 1944 में आता है। वेवेल प्लान आपका जून 1945 में आता है। वेवेल योजना जो है आपकी जून 1945 में होती है। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेवेल जो था उस समय भारत का वायसराय था।
इसके बाद शिमला समझौता कब होता है? तो 25 जून 1945 को शिमला समझौता होता है। नौसेना का विद्रोह कब होता है? तो नौसेना का विद्रोह होता है 18 फरवरी 1946 को। और 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के हमीस HMIS, आप याद देखिएगा, रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव, खराब भोजन तथा कम वेतन के प्रक्रिया में यह हड़ताल की थी। तो इसे आप याद रखिएगा, यह विद्रोह किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार नामक जहाज़ के जो 1100 नाविक थे, इन्होंने नस्लीय भेदभाव, खराब भोजन और कम वेतन के लिए जो है विद्रोह कर दिया। इसी को हम नौसेना विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो हुआ था 18 फरवरी 1946 को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पूरे भारतवर्ष में बहुत ही भीषण दंगे होते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है यह पाकिस्तान के द्वारा मनाया जाता है, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। मतलब जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है यह पाकिस्तान की मांग को लेकर जो है किया जाता है, जिस कारण से पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बुरी तरह से दंगे फसाद होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दिन, जो पाकिस्तान की मांग को लेकर किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है आपका 3 जून 1947 को। याद रखिएगा आप, माउंटबेटन योजना कब की है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। इसको हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। तथा इसके तहत जो है इसके प्रीवियस की अगर हम बात करें, इसके टाइमलाइन की अगर हम बात करें, इससे पहले 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो पहले फरवरी 1947 में ही ब्रिटेन के जो PM थे क्लेमेंट इटली, इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। उसी के प्लान के तहत ही 3 जून को माउंटबेटन योजना लाई जाती है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब का है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 18 जुलाई 1947 को। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 18 जुलाई 1947 का। इसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हमको होती है 15 अगस्त 1947 को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। और भूदान आंदोलन स्टार्ट होता है 18 अप्रैल 1951 को। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो ये कंप्लीट इवेंट मैंने आपको बता दिया है एक ही वीडियो में। लगभग आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो को आप कम से कम देख ही लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।